वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 5000 MCQs की जो सीरीज स्टार्ट की उसका पार्ट 4। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे BFUHS का पेपर हो, CRPF, CHO, स्टाफ नर्स, व्यापम, NCL, कोई सा भी नर्सिंग का पेपर हो, उन सभी में एक क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जैसे ही वीडियोस पब्लिश हों चैनल पर आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियोस को देख सकें। तो मैं हर एक सीरीज वाइज जो स्टार्ट करती हूँ उसमें एक क्वेश्चन आपके लिए भी देती हूँ। तो लास्ट पार्ट में, पार्ट 3 में एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उसकी आंसरिंग भी यहाँ पर करेंगे। और साथ ही साथ जिनका BFUHS के लिए एग्ज़ाम होने वाला है 30 अक्टूबर 2020 को, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोग टेंशन फ्री होके एग्ज़ाम दीजिए, क्योंकि फिर नवंबर में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, दिसंबर में भी नर्सिंग वालों के लिए एग्ज़ाम्स हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। और जिनका राजस्थान CHO, MP CHO का एग्ज़ाम है, डेट नहीं आई है, उनकी भी डेट बहुत जल्दी आ जाएंगी। तो उनका नवंबर दिसंबर में जो एग्ज़ाम हो सकता है। और टर्म एंड एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सभी लोग इन वीडियोस को देख सकते हैं। और इसी वीडियो में 50+ क्वेश्चन है, साथ ही साथ 15 से 16 क्वेश्चन जो BFUHS ANM का पेपर हुआ था उसके 15 से 16 क्वेश्चन मैंने ANM की जो आंसर की थी BFUHS के उसमें प्रोवाइड करवा दिए थे। जो बाद के क्वेश्चन मुझे कुछ मिले थे 16-17 क्वेश्चन, तो वो भी इसी वीडियो के एंडिंग में मैंने ऐड किए हुए हैं। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि जिनका BFUHS के लिए पेपर है उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा पेपर आया था ANM का। और 71% है, जो 71 मार्क्स हैं, हाईएस्ट मार्किंग गई है, उतनी ज़्यादा कट ऑफ भी नहीं गई होगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पर लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, इफ़ अ वुमेन LMPS 20 अप्रैल 2020 एंड व्हाट इज़ द EDD। तो EDD कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि LMP प्लस 9 मंथ प्लस 7 डे इक्वल टू EDD। तो 20 अप्रैल 2020 लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड रहा है, इसमें आप 9 मंथ ऐड कीजिए तो क्या आ जाएगा 20 जनवरी 2020, और 7 डेज और ऐड करेंगे तो क्या होगा 27 जनवरी 2021। तो जो एक्चुअल में यहाँ पर जो LMP और EDD मैंने पूछी है, मेरी खुद की अपनी EDD है मेरी, तो डॉक्टर्स के थ्रू EDD बताई गई है, वो 27 जनवरी 2020 है। अभी एट प्रेजेंट मेरा 7th मंथ चल रहा है, 3rd ट्राइमेस्टर में हूँ। जितना भी मुझसे काम हो पा रहा है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस प्रोवाइड करा रही हूँ। यदि मेरी डिलीवरी इन केस 27 जनवरी तक होती है तो हो सकता है उसके बाद में एक वीक का रेस्ट लूँ, देन दोबारा से अपना काम कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि यहाँ पर कोई से भी ऑप्शन में 27 जनवरी 2021 नहीं है। ऑलमोस्ट 70% लोगों ने इसका आंसर है जो सही दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, पास इन द फर्स्ट स्टूल ऑफ न्यूनेट आफ्टर द बर्थ। आफ्टर बर्थ के बाद है जो न्यूनेट्स फर्स्ट स्टूल पास करते हैं, ग्रीनिश ब्लैक कलर का जो स्टूल होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन है लोचिया, कोलेस्ट्रम, परप्यूरा या फिर मेकोनियम। तो जो आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है उसको लोचिया कहा जाता है। 4 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। कोलेस्ट्रम है, फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क है जो येलोइश कलर का सीक्रेट होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद। परपीरियम आफ्टर डिलीवरी के बाद से लेकर 6 वीक्स तक का पीरियड है। मेकोनियम का फर्स्ट स्टूल है जो कि न्यूनेट पास करते हैं आफ्टर द बर्थ। So is the right answer is D, meconium. Next is DOTS is used in the treatment of। DOTS है जो, इसका यूज किस डिसीज के ट्रीटमेंट में होता है। ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, मलेरिया या फिर फाइलेरिया। तो लेप्रोसी के लिए तो मल्टी ड्रग MDT यूज किया जाता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट यूज होता है। बट ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता है वो क्या है, डॉट्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉन्टेनल इन चाइल्ड इज द फर्स्ट टू क्लोज। बच्चों में सबसे पहले कौन से फॉन्टेनल क्लोज होते हैं, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्फेनॉइड या फिर मास्टॉइड।
तो सबसे पहले जो फॉन्टेनेल क्लोज होते हैं वो है ऑक्सीपिटल या फिर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। क्या है? ऑक्सीपिटल या फिर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल। और ये कब क्लोज होते हैं? यहाँ पर अलग अलग तरीके के फॉन्टेनेल बताए हुए हैं। तो यदि ऑप्शन में पोस्टीरियर रहे या फिर ऑक्सीपिटल रहे, दोनों सेम ही है, तो आप एक को मार्क कर सकते हैं। दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, कोई एक रहेगा। पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है जनरली 2 से 3 महीने की एज में आफ्टर बर्थ क्लोज हो जाते हैं। स्फेनॉइड क्लोज होते हैं अराउंड 6 मंथ आफ्टर द बर्थ। और जो मास्टॉइड फॉन्टेनेल है 6 to 18 मंथ में क्लोज होते हैं। और एंटीरियर फॉन्टेनेल है जनरली 12 to 18 मंथ में क्लोज होते हैं। तो एग्जाम में मेनली 2 तरीके के फॉन्टेनेल आते हैं, या तो पोस्टीरियर या फिर एंटीरियर पूछे जाते हैं। तो आपको दोनों मेनली याद रखना है कि सबसे पहले यदि पूछा जाता है कौन से क्लोज होंगे फॉन्टेनेल, तो वह ऑक्सीपिटल या फिर पोस्टीरियर, जो कि 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाते हैं आफ्टर द बर्थ। और एंटीरियर पूछा जाता है तो वो 12 से 18 महीने की एज में क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज फिश इज द सोर्स ऑफ ऑल एक्सेप्ट। फिश में सभी चीजें पाई जाती हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है आयरन, आयोडीन, विटामिन या फिर फास्फोरस। तो फिश में है जो आयरन प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट इज शार्प इंस्ट्रूमेंट आर स्टरलाइज्ड अंडर। शार्प इंस्ट्रूमेंट है, कैसे स्टरलाइज किए जाते हैं? ऑप्शन है ड्राई हीट, बॉइलिंग, फ्यूमिगेशन या फिर रेडिएशन। तो जो शार्प इंस्ट्रूमेंट है इनका स्टरलाइजेशन या तो ऑटोक्लेविंग के थ्रू भी हो सकता है या फिर ड्राई हीट के द्वारा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए, ड्राई हीट। नेक्स्ट इज फॉर IM इंजेक्शन द नर्स शुड इंसर्ट द निडल इनटू द मसल एट एन एंगल ऑफ। ये क्वेश्चन इसी कैटेगरी का जो BFUHS का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इंसर्ट कर रही है कोई भी नर्स यदि मसल्स में, तो जो निडल का जो एंगल लिया जाएगा वो कितना होगा? मसल्स जो एंगल आप यूज़ करेंगे मसल्स पे इंसर्ट करने के लिए निडल, क्या एंगल यूज़ करेंगे? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या फिर 90 डिग्री। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन में जो एंगल हम चेक करते हैं वो क्या है? 90 डिग्री। और जो अदर इंजेक्शन दिए जाते हैं इंट्रामस्कुलर में 90 डिग्री, 90, सबक्यूटेनियस में है जो 45 डिग्री का, इंट्रावीनस में 25 और इंट्राडर्मल में 10 से 15 डिग्री का है जो एंगल यूज़ किया जाता है। तो ये आपको सभी के लिए एंगल याद रखना होगा। हो सकता है आपको IM की जगह IB पूछ लें, सबक्यूटेनियस पूछ लें या फिर इंट्राडर्मल पूछ लें। नेक्स्ट इज व्हेन ब्लीडिंग आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी इज कंसिडर्ड एज पोस्टपार्टम हेमरेज। सिंपल सा क्वेश्चन है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी, जो ब्लीडिंग होती है उसको कब कंसीडर किया जाता है पोस्टपार्टम हेमरेज में? जब ब्लड का लॉस कितना हो जाए? मोर देन 500 ml। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml। 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाए आफ्टर 24 आवर ऑफ डिलीवरी के बाद, तो क्या कहलाता है? पोस्टपार्टम हेमरेज। नेक्स्ट इज विच इज नॉट गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पर कौन सी वैक्सीन नहीं दी जाती? ऑप्शन है BCG, OPV, हेपेटाइटिस और HIV। HIV का मतलब है यहाँ पर ह्यूमन इन्फ्लुएंजा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? D, HIV। HIV है जो वैक्सीन नहीं दी जाती है। सॉरी, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा है जो वैक्सीन एट द टाइम नहीं दी जाती है, आफ्टर 6 वीक के बाद है जो दे सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉर एजुकेशन ऑफ मीजल्स इम्यूनाइजेशन कवरेज शुड बी एट लीस्ट। मीजल्स एजुकेशन के लिए कितना इम्यूनाइजेशन कवरेज यूज़ किया जा सकता है? 80%, 85%, 96% या फिर 100%। तो जो इम्यूनाइजेशन कवरेज है कितना होगा? 85%। नेक्स्ट इज पीरियड ऑफ मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी इन मम्स इज ड्यूरिंग। मम्स में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन होने के चांस, इन्फेक्शन फैलने के चांस हैं जो किस पीरियड में रहेंगे? ऑप्शन है इंक्यूबेशन पीरियड, ऑनसेट ऑफ स्वेलिंग, आफ्टर स्वेलिंग अपीयर्स या फिर प्रोडर्मल पीरियड। तो जो मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी है मम्स में वो कब होगी? होगी सबसे ज़्यादा इंक्यूबेशन पीरियड में, जब साइन सिम्टम बॉडी शो कर रही है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा चांसेस होंगे मम्स स्प्रेड होने के।
नेक्स्ट इज मेजर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फ्लुएंजा ए अकर एट इंटरवल्स ऑफ। मेजर एपिडेमिक्स पूछा है, पेंडेमिक पूछते तो अलग होता, और इन्फ्लुएंजा ए का है जो इंटरवल पूछा है एपिडेमिक्स में वो कितना होगा, 1 ईयर, 2 to 3 ईयर, 10 to 15 ईयर या फिर 20 to 25 ईयर। एपिडेमिक्स पूछा है इन्फ्लुएंजा ए के लिए तो इंटरवल होगा 2 से 3 साल। यदि पेंडेमिक पूछे महामारी के तौर पर तो कितना होगा, 10 से 15 साल। नेक्स्ट इज 6 टेस्ट इज डन इन, तो ये टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ऑप्शन है मेनिंजाइटिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस या फिर पोलियोमाइलाइटिस। तो 6 टेस्ट है जो डिप्थीरिया डायग्नोस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज एडजुवेंट प्रेजेंट इन डीपीटी वैक्सीन इज, तो डीपीटी वैक्सीन में क्या एडजुवेंट यूज किया जाता है, एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक फॉस्फेट या फिर मैग्नीशियम फॉस्फेट। और एक क्वेश्चन और बनता है, जो डीपीटी का सबसे ज़्यादा सीरियस कॉम्प्लिकेशन है किसके कारण होता है, तो वो भी जो एडजुवेंट प्रेजेंट होते हैं उनके कारण होता है। और प्रेजेंट में जो डीपीटी वैक्सीन में एडजुवेंट यूज़ किए जाते हैं वो क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डीपीटी इन इन्फेंट इज, बच्चों में डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस के लिए जो साइट है वो कौन सी यूज़ की जाती है इन्फेंट्स में स्पेशली, ऑप्शन है ग्लूटियल, डेल्टॉइड, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई और फोरआर्म। तो डीपीटी वैक्सीन है इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू दी जाती है, और इन्फेंट्स में जो साइट यूज़ की जाती है वो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। नेक्स्ट इज द मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग डीपीटी आर ड्यू टू विच कॉम्पोनेंट, तो डीपीटी में कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट होता है जिसके कारण सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ऑप्शन है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस या फिर एडजुवेंट। यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, डी, एडजुवेंट। एक क्वेश्चन और आता है डीपीटी को लेके ही कि इसका जो पर्ट्यूसिस कंटेंट है, कौन सा कंटेंट, पर्ट्यूसिस है जो डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस वैक्सीन में, तो जिन भी बच्चों को फिट्स आते हैं, कन्वल्जन्स आते हैं, उनको पर्ट्यूसिस कंटेंट वाली डीपीटी वैक्सीन नहीं लगाई जाती, क्योंकि ये क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो और ज़्यादा फिट्स या फिर कन्वर्जन आने का चांसेस क्रिएट कर सकते हैं। और जिन बच्चों को ऑलरेडी फेब्राइल या फिर नॉन फेब्राइल फिट्स की प्रॉब्लम हो तो उनके लिए वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेट मानी जाती है, उनको ये वैक्सीन नहीं दी जाती है। तो ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है। नेक्स्ट इज द वैक्सीन यूजुअली गिवन टू पिलग्रिम्स टू द मिडिल ईस्ट इज, कौन सी वैक्सीन मिडिल ईस्ट में है जो सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ऑप्शन है डीपीटी, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर या फिर मेनिंजाइटिस। तो मिडिल ईस्ट में जो वैक्सीन दी जाती है वो क्या है, येलो फीवर। वहाँ पर कोई भी जाता है उसके पहले उसको येलो फीवर की वैक्सीन लगवा दी जाती है। नेक्स्ट इज बेस्ट इंडेक्स टू एस्टिमेट केस लोड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन अ कम्युनिटी इज, क्या बेस्ट इंडेक्स रहेगा ट्यूबरक्लोसिस यदि कम्युनिटी में, तो उसको एस्टिमेशन केस कितने हैं, न्यू केस कितने हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ऑप्शन है इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शन, प्रेवलेंस ऑफ इन्फेक्शन, इंसिडेंस ऑफ डिसीज और प्रेवलेंस ऑफ डिसीज। तो इंसिडेंस का मतलब होता है जो भी न्यू केस आ रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस के वो क्या है, इंसिडेंस में माने जाएंगे, और जो ओल्ड प्लस न्यू केस होंगे वो क्या होंगे, प्रेवलेंस होंगे। तो बेस्ट इंडेक्स होगा ट्यूबरक्लोसिस एस्टिमेशन का कम्युनिटी में, तो वो होगा इंसिडेंस ऑफ डिसीज, कितने न्यू केस आए हैं डिसीज के, उससे हम एस्टिमेटेड केस को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन अ कम्युनिटी इज एस्टिमेटेड बाय, प्रेवलेंस का मतलब है यहाँ पर जो नए और पुराने टीबी के इन्फेक्टेड पेशेंट रहे हैं उनको हम कैसे एस्टिमेट करेंगे, न्यू और ओल्ड केस को। ऑप्शन है ट्यूबरक्लिन टेस्ट, स्पुटम माइक्रोस्कोपी, कल्चर या फिर चेस्ट एक्सरे। प्रेवलेंस पूछा है तो वो होगा ट्यूबरक्लिन टेस्ट के थ्रू हम सही तरीके से एस्टिमेटेड वैल्यू का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ पीपीडी यूज्ड इन माउंटेक्स टेस्ट इन इंडिया इज, इंडिया में जो माउंटेक्स टेस्ट के लिए पीपीडी इंसर्ट किया जाता है इंट्राडर्मल रूट से ट्यूबरक्लिन टेस्ट के लिए, तो उसका अमाउंट कितना होता है, ट्यूबरक्लिन यूनिट का अमाउंट है जो कितना होगा। ऑप्शन है 1 TU, 5 TU, 25 TU या फिर 250 TU। तो 1 से 2 TU जो ट्यूबरक्लिन यूनिट है, यहाँ पर TU का मतलब है ट्यूबरक्लिन
यूनिट। तो जो TU यूनिट यूज़ की जाती है इंडिया में माउंटेक्स टेस्ट के लिए PPT इंसर्ट में, तो वो कितनी है 1 TU, मतलब कि 1 ट्यूबरक्लिन यूनिट है जो माउंटेक्स टेस्ट में यूज़ की जाती है। PPT का अमाउंट है कितना होगा 1 TU। नेक्स्ट इज रिजल्ट ऑफ माउंटेक्स टेस्ट रीड आफ्टर। माउंटेक्स टेस्ट है, आपने जो PPD एडमिनिस्टर कर दी बॉडी में इंट्राडर्मल रूट के थ्रू, फिर रिजल्ट को कितनी देर बाद आप रीड कर सकते हैं 48 से 72 घंटों के बीच में। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें हम तो वो होगा C 48 घंटे 48 आवर। नेक्स्ट इज प्रेजेंट डे BCG वैक्सीन इज सप्लाइड एज। एट प्रेजेंट में BCG वैक्सीन की सप्लाई किस फॉर्म में होती है, लिक्विड वैक्सीन, फ्रीज ड्राइड वैक्सीन, बोथ या फिर नन ऑफ दी अबव। तो BCG वैक्सीन की जो सबसे ज़्यादा सप्लाई होती है वो होती है फ्रीज ड्राइड वैक्सीन के रूप में। नेक्स्ट इज द डाइल्यूएंट यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग BCG वैक्सीन इज। तो फ्रीज ड्राइड वैक्सीन के रूप में BCG की सप्लाई होती है, तो उस जो BCG वैक्सीन है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा डाइल्यूएंट है, जो क्या ऐसा यूज़ किया जाएगा जिससे उसको लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है एडमिनिस्टर करने के लिए। ऑप्शन है नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल वाटर, डेक्सट्रोज या फिर नन ऑफ दी अबव। तो जो BCG वैक्सीन के रिकॉन्स्टिट्यूशन में जो डाइल्यूएंट यूज होता है वो है नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट इज रिकॉन्स्टिट्यूटेड BCG वैक्सीन शुड बी यूज्ड विद इन। नॉर्मल सलाइन के बाद जो रिकॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है BCG वैक्सीन का, उसको कितने टाइम के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शन है 3 आवर, 6 आवर, 18 आवर या फिर 24 आवर। तो जो BCG वैक्सीन का रिकॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है वो विद इन 6 आवर हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यदि नहीं एडमिनिस्टर की जाती है किसी में तो हम उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द एज फॉर BCG वैक्सीनेशन इज रिकमेंडेड एट। तो BCG वैक्सीन एट द बर्थ दी जाती है, और यदि किसी को एट द बर्थ नहीं दी जा पा रही है तो विद इन 1 ईयर के है जो यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, बर्थ और एट 6th वीक। क्योंकि जितने ज़्यादा आप डिले करेंगे उतने क्या होगा, इसका इफेक्ट है जो कम होता जाएगा। इसीलिए BCG वैक्सीन को हम कब देते हैं, एट द बर्थ देते हैं या फिर 6 वीक में दे सकते हैं, और विद इन 1 ईयर के बाद हम BCG वैक्सीन नहीं दे सकते। नेक्स्ट इज एट द प्लेस लेवल स्पुटम फॉर AFV इज कलेक्टेड एंड फिक्स्ड बाय। तो ब्लेज लेवल पर जो स्पुटम कलेक्ट किया जा रहा है तो किसके थ्रू किया जाएगा, आंगनवाड़ी वर्कर, ब्लेज हेल्थ गाइड, हेल्थ वर्कर मेल या फिर हेल्थ वर्कर फीमेल। तो जो स्पुटम कलेक्ट किया जाएगा ब्लेज लेवल पर तो वो कौन कलेक्ट करेगा, आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ मोस्ट पोलियो इन्फेक्शंस आर। पोलियो इन्फेक्शन का मोस्ट कॉमन सोर्स क्या है, क्लिनिकल केस, सब क्लिनिकल केस, कैरियर या फिर बोथ B एंड C। तो मोस्टली जो पोलियो इन्फेक्शन का सोर्स है वो क्या है, कैरियर। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ पैरालाइटिक पोलियो इंक्लूड। पैरालाइटिक पोलियो को है जो रिस्क फैक्टर, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो और ज़्यादा बढ़ावा दे सकते हैं पोलियो होने के लिए, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, टॉन्सिलेक्टोमी, DPT और D ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सभी फैक्टर्स क्या बनेंगे, रिस्क बनेंगे, खतरा बनेंगे। यदि किसी को पैरालाइटिक पोलियो है तो और ज़्यादा चांसेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज मेजर रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस A इज। तो हेपेटाइटिस ए किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है जनरली, फीको ओरल रूट। हेपेटाइटिस A और E ये दोनों किसके थ्रू ट्रांसमिट होते हैं, फीको ओरल रूट के थ्रू। और पेरेंट्रल और सेक्सुअल ट्रांसमिशन किसके थ्रू है, जो हेपेटाइटिस B है जो हो सकता है, C भी हो सकता है, C है जो ट्रांसफ्यूजनल हेपेटाइटिस भी कहलाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा हेपेटाइटिस A का जो मेजर ट्रांसमिशन रूट है वो क्या है, फीको ओरल रूट। नेक्स्ट इज वैक्सीन वायल मॉनिटर इज प्रेजेंट ऑन विच ऑफ दिस वैक्सीन। VVM आपने पढ़ा होगा, जो वैक्सीन्स का टेम्परेचर के लिए जो यूज़ किया जाता है, वैक्सीन वायल मॉनिटर पॉलिसी यूज़ की जाती है। तो ये जनरली 2 वैक्सीन में बस यूज़ होती है प्रेजेंट में। तो वैक्सीन कौन सी है, ऑप्शन है BCG, DPT, OPV या फिर मीजल्स।
तो जो वैक्सीन वेल मॉनिटर पॉलिसी यूज़ होती है डीपीटी और आईपीवी वैक्सीन में होती है, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी, डीपीटी वैक्सीन। नेक्स्ट इज इम्यूनिटी आफ्टर हेपेटाइटिस ए लास्ट फॉर। हेपेटाइटिस ए वैक्सीनेशन के बाद इम्यूनिटी कितने टाइम तक रहेगी? 6 मंथ, 1 ईयर, 6 ईयर या फिर लाइफ लॉन्ग? तो इम्यूनिटी आफ्टर हेपेटाइटिस ए के बाद रहेगी 6 मंथ तक। नेक्स्ट इज फॉलोइंग मेथड डिस्ट्रॉय विब्रियो कोलेरा एक्सेप्ट। तो विब्रियो कोलेरा वायरस जो बैक्टीरिया है उसको सभी मेथड्स के थ्रू डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बट किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन है बॉइलिंग, ड्राइंग, ब्लीचिंग पाउडर 1 mg पर लीटर या फिर क्रिजोल। तो क्रिजोल का यूज़ है जनरली जो स्पुटम डिस्ट्रॉय करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? डी, क्रिजोल। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग कॉलरिक स्टूल फॉर डायग्नोसिस इज बाय। तो कॉलेरा के पेशेंट का स्टूल डायग्नोस करने के लिए बेस्ट मेथड है जो सैम्पलिंग के लिए क्या होगी? रेक्टल कैथेटर, रेक्टल स्वैब, डिसइंफेक्टेड स्टूल या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कॉलरिक स्टूल किस तरीके का होता है? राइस वाटर स्टूल। और इसको बेस्ट मेथड क्या मानी जाएगी कलेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करना है कॉलेरा? तो वो होगा रेक्टल कैथेटर। नेक्स्ट इज ऑल आर वैक्सीन्स इंक्लूडेड अंडर द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक्सेप्ट। सभी वैक्सीन यूआईपी के अंतर्गत आती हैं बट किसी एक को छोड़कर। डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, मीजल्स और एमएमआर। तो मीजल्स, मम्स, रूबेला है जो तीनों इंक्लूड हो जाती हैं बट सेपरेटली मीजल्स है जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में नहीं आती है। नेक्स्ट इज द एमटीपी एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। तो एमटीपी एक्ट कब पास हुआ था? 1975, 1971, 1986 या फिर 2000? तो पास हुआ था 1971 में। कैम एंड फोर्स आया था 1972 में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, 1971 में, 1971 में एमटीपी एक्ट है जो पास हो गया था। नेक्स्ट इज एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस इज यूज्ड टू मेजर द प्रॉब्लम ऑफ। तो एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस होता है किस प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए हर साल? फाइलेरियासिस, डेंगू फीवर, मलेरिया या फिर जैपनीज इंसेफेलाइटिस। एनुअल पैरासाइटिक इंसिडेंस यूज किया जाता है फाइलेरियासिस की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लेग इज। तो प्लेग का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या है? तो एक बैक्टीरिया एयरसीनिया पेस्टिस। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इज अ कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्टिव। कन्वेंशनल या फिर वेरियर कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है? कंबाइंड पिल, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉन्डोम या फिर मिनी पिल? कन्वेंशनल और वेरियर मेथड कॉन्ट्रासेप्टिव की है क्या? कॉन्डम। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज इंसेक्टिसाइड इज यूज्ड एज अ स्पेस स्प्रे। स्पेस स्प्रे के तौर पर कौन से इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं? पेरिस ग्रीन, एवेट, पायरेथ्रम या फिर मिनरल ऑयल? तो स्पेस स्प्रे के तौर पर जो इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं क्या है? पायरेथ्रम। नेक्स्ट इज केमिकल आइडली यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग स्पुटम इज। स्पुटम है जो उसको किस केमिकल के थ्रू हम डिसइंफेक्ट करते हैं? क्रिजोल, डिटॉल, सेवलॉन या फिर फिनॉल? तो स्पुटम पूछा है तो वो होता है जनरली क्रिजोल के द्वारा। नेक्स्ट इज सेंसस इज कैरिड आउट एट रेगुलर इंटरवल ऑफ। सेंसस है जो हर बार कब कंडक्ट करवाया जाता है? तो हर 10 साल में जनगणना करवाई जाती है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? बी, 10 ईयर। लास्ट टाइम 2011 में हुई थी, 2021 में होगी। नेक्स्ट इज वैक्सीन करियर शुड आइडली हैव नंबर ऑफ आइस पैक। वैक्सीन करियर होता है जो आपने कोल्ड चेन पढ़ी होगी वैक्सीन के लिए, स्टोरेज के लिए। तो उसमें जो वैक्सीन करियर होता है उसमें आइस पैक कितने होते हैं? तो उसमें होते हैं टोटल 4 आइस पैक। नेक्स्ट इज द डोज ऑफ एलिमेंटल आयरन इन फॉलिक टैबलेट गिवन टू प्रेग्नेंट वुमेन अंडर द आरसीएस प्रोग्राम इज। तो फॉलिक एसिड की टैबलेट दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन में। तो एलिमेंटल आयरन का जो डोज है कितना होता है? 60 mg, 80 mg, 50 mg या फिर 100 mg? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, 50 mg। नेक्स्ट इज सैनिटरी लैट्रिन शुड बी लोकेटेड एट लीस्ट हाउ मेनी फीट फ्रॉम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन।
सैनिटरी लैट्रिन बनाई जाती हैं, कितने फीट दूर बनाई जाती हैं ताकि कंटामिनेशन को रोका जा सके? 15 फीट, 25 फीट, 50 फीट या फिर 75 फीट। तो मैक्सिमम जो डिस्टेंस रखी जाती है वो कितनी होती है? 75 फीट। एटलीस्ट 75 फीट फ्रॉम सोर्स ऑफ कंटामिनेशन। Next is for calculating bacterial index in leprosy, a minimum of how many sites should be examined? लेप्रोसी का जो बैक्टीरियल इंडेक्स कैलकुलेट करना है तो कितनी साइट पर है जो एग्जामिनेशन किया जाता है मिनिमम? तो मिनिमम होता है टोटल 7 पर। मिनिमम ऑफ 7 साइट शुड बी एग्जामिन। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टिटनस टॉक्सॉइड डोज टू बी गिवन टू एन एंटीनेटल मदर विथ लास्ट चाइल्ड बर्थ 2 ईयर बैकेज। तो टिटनस टॉक्साइड का डोज दिया जाता है एंटीनेटल मदर में जब उसका जो फर्स्ट डिलीवरी हुई होगी, यदि 2 साल पहले, तो कितना टीटी के डोज दिए जाएंगे? 2, 1, 3 या फिर डी नन ऑफ दी अबव। तो टोटल डोज दिए जाएंगे 3। नेक्स्ट इज एज पर द बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 ऑल बर्थ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ। तो डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन एक्ट आया था 1969 में, उसके अकॉर्डिंग बर्थ को कितने दिनों के अंदर रजिस्टर करवा लेना चाहिए? तो वो होता है जनरली 21 डेज, विद इन 21 डेज। नेक्स्ट इज यहाँ पर जो अब बाकी के क्वेश्चन है गाइस, जो ANM BFUHS में आए थे वो क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन आया था, व्हेन वाज द चड्डा कमेटी फाउंडेड? चड्डा कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। नेक्स्ट पिंक रिबन प्रेजेंट विच टाइप ऑफ कैंसर? तो पिंक रिबन है जो ब्रेस्ट कैंसर को प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स। तो मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है? वो होता है 16 से 21 दिन। नेक्स्ट है हाउ मेनी कैलोरी इज प्रेजेंट इन 1 ग्राम प्रोटीन? 1 ग्राम प्रोटीन में टोटल 4 कैलोरी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज डीपीटी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इन विच एंगल? तो डीपीटी वैक्सीन का एंगल पूछा था, तो IM रूट के थ्रू दी जाती है। तो IM जो इंट्रामस्कुलर रूट है उसमें कितना एंगल यूज होता है? तो होता है 90 डिग्री एंगल। नेक्स्ट है वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो वाटर सॉल्युबल दो विटामिन, एक तो विटामिन B कॉम्प्लेक्स जिसमें B कैटेगरी के सभी विटामिन आते हैं, और दूसरा है विटामिन C। तो बाकी जो विटामिन A, D, E, K क्या है? ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिन है। नेक्स्ट वेरी वेरी इज द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन? तो वेरी वेरी है जो थायमिन और विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट व्हेन वाज द ICDS स्टार्टेड? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कब स्टार्ट हुई थी? 1975 में, 1975 में। नेक्स्ट इंक्यूबेशन पीरियड मीन्स? तो इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है द पीरियड बिटवीन कैचिंग ए डिसीज एंड द टाइम व्हेन साइन ऑफ सिम्टम इज अपीयर। मतलब कि बॉडी में कोई भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए और वो अपने डिसीज के पहले साइन सिम्टम शो करे तो पीरियड क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट आया था एड्स इज विच काइंड ऑफ डिसीज? तो एड्स है जो वायरल डिसीज है जो कि HIV वायरस के थ्रू होता है। नेक्स्ट है BCG वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट? तो BCG वैक्सीन है जो इंट्राडर्मल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर की जाती है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन C? विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट है विच इज अ सनलाइट विटामिन? सनलाइट विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन D को। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ DPT? तो DPT का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनेस। नेक्स्ट आया था पॉपुलेशन अंडर CHC। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में कितनी पॉपुलेशन कवर होती है? तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में हिली, ट्रैवल और पहाड़ी एरिया में 80,000 और प्लेन एरिया में 1,20,000 पॉपुलेशन कवर की जाती है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन फॉर हाउ मेनी डिसीज इज डन इन इन्फेंट? इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन्फेंट्स में कितनी वैक्सीन है जो कितनी डिसीज से बचाने के लिए वैक्सीन दी जाती हैं? 4, 5, 6 और 7। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय।